हेलो फ्यूचर केबीएस टीचर, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। कैसी तैयारी चल रही है। पेपर सबके अच्छे गए होंगे मे बी। आपने अगर वीडियोस देखे हैं तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारा पोर्शन जो करवाया है, मतलब टॉपिक आपके जो क्वेश्चन हैं उसी से आए हुए हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं आपके लिए इंटरव्यू ज़रूर आपको प्रिपेयर करवाऊंगी किस तरीके से किसी भी सवाल का जवाब देना है। तो इंटरव्यू में वो आपकी डीप नॉलेज चेक करते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कितनी नॉलेज है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, 50 क्वेश्चन इस सीरीज में हम करेंगे। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज एक 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 करके वीडियो डाल दूँ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर 50 क्वेश्चन करेंगे और विद आंसर। ठीक है। किस तरीके से क्या चीजें आ सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चाय पानी जो भी रखना है आप रख लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये इंटरव्यू क्रैक करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, इंटरव्यू रूम में घुसते ही सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ बताइए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन तय करता है। ठीक है। और आप जानते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, है ना। तो अगर इसका जवाब सही दे दिया तो समझो आधा इंटरव्यू आपने वही क्लियर कर लिया। तो चलिए, इस पहली स्लाइड में हम देखते हैं कि एक टीचर की पोस्ट के लिए इस सवाल का सबसे परफेक्ट और बैलेंस जवाब कैसे देना है। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए बहुत शानदार टेम्पलेट तैयार किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें इस जवाब में हमने तीन सबसे जरूरी चीजें कवर की है। ठीक है। तीन सबसे जरूरी चीजें क्या हैं। पहला तो है बेसिक इंट्रो और सब्जेक्ट, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, जैसे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच और CWSN। आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है। क्योंकि अभी जो एजुकेशन है वो कैसी है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। और दूसरी जो चीज है वो क्या है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। इसे रटना नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से ढालना है। चलिए, आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए आपका नाम प्रिया है और आपने से पढ़ाई की है। तो आप इस खाली जगह को भरकर अपना जवाब कुछ इस तरह देंगे। तो आप यहाँ पर करेंगे, नमस्कार मैम या सर, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम भरना, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। प्रिया शर्मा है। दूसरी चीज आपको क्या बोलना है। ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स विषय से अपनी शिक्षा पूरी की और मुझे टीचिंग फील्ड में विशेष रुचि है। ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, मुझे टीचिंग फील्ड में विशेष रुचि है। ठीक है। मैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में विश्वास करती हूँ या करता हूँ। यहाँ पर प्रिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि करती हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से CWSN बच्चों को समान अवसर मिले। ठीक है। मैं डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, कंटिन्यूअस लर्निंग को अपने स्ट्रेंथ मानती हूँ। देखा आपने, ये जवाब कितना इम्प्रेसिव है, टू द पॉइंट है। इसमें आपने अपने सब्जेक्ट का भी जिक्र कर दिया, एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज भी दिखा दी, और इंटरव्यूअर को कह भी दिया कि आप हर बच्चे के मतलब हर तरह के बच्चे को पढ़ाने में सक्षम हैं। बस आप इस स्लाइड में क्या करना है, आपको अपना नाम और विषय भरे और शीशे के सामने अपनी प्रैक्टिस करें। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी और सबसे जरूरी सवाल पर। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। पहले सवाल के बाद पैनल आपसे दूसरा सबसे कॉमन और सबसे ट्रिकी सवाल पूछता है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, यानी आप एक शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरव्यूअर यहाँ पर चेक करना चाहता है कि क्या आप सच में टीचिंग को लेकर पैशनेट हैं या सिर्फ एक नौकरी के लिए यहाँ बैठे हैं। इसलिए आपका जवाब बहुत ही पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल और सच्ची भावना यानी जेन्युइन इंटेंट को दर्शाने वाला होना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पर दिए गए इस उत्तर को ध्यान से देखिए। इसमें छोटे से जवाब में हमने बहुत ही स्मार्ट तरीके से तीन बड़ी बातें कह दी है। पहला जो है, इसमें क्या है, समाज में योगदान। क्या है, समाज में
योगदान। समाज में योगदान कैसे? तो यहाँ पर हमने बताया कि हम समाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो टीचर है वो क्या है, सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए एक रोल प्ले करता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमने बताया कि हम समाज निर्माण में एक रोल प्ले करना चाहते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, बच्चों के साथ जुड़ाव। ठीक है, क्या है, बच्चों के साथ जुड़ाव, बच्चों के साथ जुड़ाव। ठीक है, आपने यहाँ पर हमने अपना पैशन दिखाया कि हमें बच्चों के साथ काम करना पसंद है। और तीसरा जो है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, सबसे जरूरी बात हमने ये बताया कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, बल्कि बच्चों में वैल्यू, ठीक है, लाइफ स्किल भी डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है सबसे मेन पॉइंट है। अब देखिए, अब इंटरव्यू रूम में आपको इस रटे रटाए आंसर की तरह नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस और एक हल्की सी स्माइल के साथ आप कुछ इस तरह कहेंगे कि सर, मैम, शिक्षक समाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। मुझे बच्चों के साथ काम करना और उन्हें नई चीजें सिखाना बहुत पसंद है। मैं सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं, बल्कि वैल्यू और लाइफ स्किल भी डेवलप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। यहाँ ये चीजें क्लियर हो गई, तो आपको इस तरीके से जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचिंग क्यों करनी है, ये तो पैनल को समझ में आ गया। लेकिन अब आता है सबसे फेवरेट सवाल, जो केबीएस के हर इंटरव्यू में लगभग तय होता है कि वाई केबीएस, यानी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई और स्कूल क्यों नहीं। इस सवाल के जरिए इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपने केबीएस के सिस्टम और उसके विजन को कितना समझा है। तो आइए देखते हैं इसका एक स्मार्ट और इम्प्रेसिव जवाब कैसे देना है। स्क्रीन पर दिए गए आंसर को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये एक परफेक्ट बैलेंस आंसर है। इसके हमने तीन मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। पहला जो है वो क्या है, एप्रिसिएशन। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, एप्रिसिएशन की बात की है। ठीक है, पहला किसकी बात की है, एप्रिसिएशन की। ठीक है, हमने शुरुआत में ही बताया है कि केबीएस क्वालिटी एजुकेशन और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। ठीक है, केबीएस क्या है, क्वालिटी एजुकेशन है और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, जो बिल्कुल सच है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात की गई है। किसकी बात की गई है, डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि विविधता की। केबीएस पूरे भारत में फैले समाज में यहाँ पर मतलब पूरे भारत में फैले समाज में अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं। डाइवर्स बैकग्राउंड शब्द पैनल को दिखाएगा कि आप किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, डाइवर्स बैकग्राउंड। तीसरा जो है द गोल्डन कीवर्ड जो है वो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये पॉइंट आप सभी स्पेशल एजुकेटर के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। जब अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तभी ये सही मायनों में समावेशी शिक्षा लागू होती है। ठीक है, तो अब इसे इंटरव्यू पैनल के सामने पूरे कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे बोलना है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या बोलना है कि मैम या सर, केबीएस भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। केबीएस की सबसे खास बात यह है कि बहुत ही यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। एक शिक्षक के तौर पर ये मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने का एक बेहतरीन अवसर देता है। मैं इस महान संस्था का हिस्सा बनकर अपने स्किल्स को बेहतर उपयोग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब और बच्चों के भविष्य को संवारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, एक ये चीजें आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से जवाब देना, एकदम नेचुरल तरीके से जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे गूगली सवाल की जो इंटरव्यू रूम में अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर यू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी खूबियां और कमियां क्या हैं।
देखिए, स्ट्रेंथ बताना तो आसान है, लेकिन अपनी वीकनेस बताते समय अक्सर कैंडिडेट ऐसी गलती कर देते हैं जिसका सीधा असर उनके सिलेक्शन पर पड़ता है। आपको इंटरव्यूअर को अपनी ऐसी कोई कमी नहीं बतानी है जो एक टीचर के रूप में आपकी इमेज खराब करे। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, ये सारी चीजें आपको नहीं बतानी है। आपकी कमी भी एक पॉजिटिव टोन में सामने आनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन पर दिए गए इस सेफ और स्मार्ट टेम्पलेट को देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो बहुत ही पावरफुल शब्द चुने हैं। पहला है पेशेंस, ठीक है, पेशेंस यानी कि धैर्य, और दूसरा है एडॉप्टेबिलिटी यानी कि हालत के अनुसार खुद को ढालना, ठीक है। वीकनेस जो है, अगर हम यहाँ पर वीकनेस की बात करें, तो वीकनेस जो है यहाँ पर हमने बहुत ही स्मार्टली परफेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है, परफेक्शन की बात की है। मतलब आप काम को इतना परफेक्ट करना चाहते हैं कि कभी कभी उसमें समय ज्यादा लग जाता है। ये एक ऐसी कमी है जो छुपे तौर पर आपकी अच्छाई ही दिखाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने ये भी बताया है कि इस कमी को सुधारने के लिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट पर हम काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आपको इसे इंटरव्यू पैनल के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। आपकी टोन बहुत ही शांत और ईमानदार होनी चाहिए कि सर मैम, अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं पेशेंस और एडॉप्टेबिलिटी की सबसे बड़ी ताकत मानती हूँ। और जहां तक वीकनेस का सवाल है, कभी कभी काम में परफेक्शन लाने पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे देती हूँ या दे देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा समय अधिक लग जाता है। हालांकि मैं अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर लगातार काम कर रहा हूँ, ताकि चीजों को समय के साथ भीतर, मतलब समय के भीतर परफेक्टली पूरा कर सकूं, ठीक है। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो मेरे होने वाले केबीएस स्पेशल एजुकेटर, यहाँ मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि स्पेशल एजुकेटर के लिए पेशेंस से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ में पेशेंस और एडॉप्टेबिलिटी बोलते हैं तो तुरंत पैनल समझ जाता है कि आप एडीएचडी या स्लो लर्नर बच्चों को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये शब्द आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्लाइड 5 आपके सामने है। दोस्तों, आ गए हैं हम अपने उस सवाल पर जो आप सभी स्पेशल एजुकेटर के लिए केबीएस इंटरव्यू की जान है, ठीक है। ये सवाल जिसके बिना आपका इंटरव्यू पूरा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर पूछेंगे व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा क्या है। पैनल यहाँ आपको कोई रटी रटाई किताबी परिभाषा नहीं सुनना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि क्या आप सच में इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं और इसे क्लासरूम में लागू कर पाएंगे या नहीं। तो स्क्रीन पर दिए गए इस आंसर को देखिए, इसमें दो सबसे बड़ी और पावरफुल बात कही गई है। पहली जो है समानता, ठीक है। यहाँ पर समानता की बात की गई है, यानी कि समता की बात की गई है। यहाँ पर इक्वालिटी या इक्विटी की बात नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई समानता की। सभी बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के हों, ठीक है, उन्हें एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाना। दूसरी जो बात की गई है वो सिस्टम में मॉडिफिकेशन की, यानी कि सिस्टम में बदलाव की बात की गई है। ये समावेशी शिक्षा का बड़ा नियम है कि बच्चा सिस्टम के हिसाब से नहीं बदलेगा, बल्कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टीचिंग मेथड्स और मटेरियल को बच्चों की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इंटरव्यू रूम में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको इसे पूरे आत्मविश्वास और एक ठहराव के साथ इस तरह से बोलना है कि सर मैम, जो भी आप बोलो, वहाँ पे जो भी उपस्थित हो उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का सीधा सा मतलब है सभी बच्चों को, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो या ना हो, एक ही रेगुलर क्लासरूम में एक साथ पढ़ाना। हमारा फोकस इस बात पर रहता है कि बच्चा सिस्टम के अनुसार बदले, बल्कि मतलब सिस्टम के अनुसार ना बदले, बल्कि हम अपनी टीचिंग मेथड, कैरिकुलम और लर्निंग मटेरियल को बच्चे की ज़रूरत के अनुसार से मॉडिफाई करें, ताकि हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल समान अवसर मिले, ठीक है। फ्यूचर टीचर्स, यहाँ एक प्रो टिप है, इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए।
इस जवाब के साथ आप इंटरव्यू में कैरिकुलम एडॉप्टेशन या पीयर लर्निंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का समझिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं जानते बल्कि आपको पता है कि CWSN जो बच्चे होते हैं, CWSN का फुल फॉर्म चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं इनको कैसे हैंडल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब समावेशी शिक्षा का ये कॉन्सेप्ट और इसका जवाब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा। इस आंसर को शीशे की तरह सामने, मतलब शीशे के सामने 3-4 बार बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को समझा। अब जाहिर सी बात है, जब आप समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो पैनल का अगला क्रॉस क्वेश्चन तुरंत आपकी स्क्रीन पर लिखे इस शब्द पर जाएगा कि व्हाट इज CWSN, यानी CWSN क्या है। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर ये शब्द आपकी पूरी जॉब प्रोफाइल का आधार है। पैनल ये देखना चाहता है कि आप इन बच्चों को किस नजरिए से देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका बहुत ही सरल लेकिन इम्पैक्टफुल जवाब। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक छोटे से जवाब में हमने बिल्कुल सटीक बात कही है यहाँ पर, ठीक है। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म किसका, सबसे पहले इसका पूरा नाम बताइए। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स होता है, ठीक है, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। द की फ्रेजेस जो है इसमें है क्या है, दूसरा जो है द की फ्रेजेस यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट की बात की गई है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ बीमार या कमजोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस हमने कहा है कि ये बच्चे हैं जिन्हें लर्निंग में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि एक अतिरिक्त आवश्यकता होती है, अतिरिक्त सहायता होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए 1 से 2 उदाहरण देना हमेशा अच्छा रहता है, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट या विजुअल इम्पेयरमेंट, इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इंटरव्यू रूम में आपको इसे एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोफेशनल टोन में बोलना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर बोलना है कि सर या मैम, CWSN का फुल फॉर्म जो है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें रेगुलर क्लासरूम में सीखने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट या विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जैसी विभिन्न आवश्यकताएं आ सकती हैं। मेरे फ्यूचर KBS टीचर्स, यहाँ एक प्रो टिप ध्यान से सुनिए। इंटरव्यू में जब आप CWSN को डिफाइन करें तो उसके तुरंत बाद आप ये भी जोड़ सकते हैं कि सर मैम, RPWD एक्ट 2016 के तहत 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी को इसमें शामिल किया गया है। ये एक लाइन पैनल को बता देगी कि आपका नॉलेज एकदम अपडेटेड है, आपने इंडियन डिसेबिलिटी एक्ट को बहुत गहराई से पढ़ा है। आपका ये जवाब उन्हें 100% इम्प्रेस कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, अब इसको देखते हैं। दोस्तों, एक टीचर की के लिए असली चैलेंज तब नहीं होता जब वो होशियार बच्चों को पढ़ाता है, बल्कि असली टेस्ट तब होता है जब क्लास में कुछ बच्चे पढ़ाई में पीछे छूट रहे हों। यहीं से इंटरव्यू पैनल आप पर अपना अगला बड़ा सवाल दागता है कि वीक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाओगे, यानी कमजोर विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाओगे। एक स्पेशल एजुकेटर या जनरल टीचर होने के नाते आपको कभी भी बच्चों को डफर या नालायक नहीं मानना है। आपका जवाब ऐसा होना चाहिए जो दिखाए कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। स्क्रीन पर देखिए, इस आंसर को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसे हमने 3 बहुत ही प्रैक्टिकल इसके 3 स्टेप बताए हैं। तो पहला जो है वो क्या है, टीचिंग मेथड, ठीक है, पहला टीचिंग मेथड। अब इस टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पर हमने बात की सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा, ठीक है, आसान एग्जाम्पल और विजुअल एड्स का इस्तेमाल करने की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा और विजुअल एड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बच्चा सुनकर नहीं समझता, वो देखकर जल्दी समझता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें बात की है अटेंशन एंड फीडबैक की, ठीक है, किसकी, अटेंशन। वैसे अटेंशन कितने टाइप का है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अटेंशन है,
फीडबैक की बात की है, प्रतिक्रिया की। ठीक है, हम उस इंडिविजुअल अटेंशन हम उससे क्या देंगे, इंडिविजुअल अटेंशन देंगे और रेगुलर फीडबैक देंगे कि वो कैसा कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरी बात की है अल्टीमेट गोल की, किसकी, अल्टीमेट गोल की बात की है यहाँ पर, अल्टीमेट गोल। अब ये अल्टीमेट गोल क्या है और इसका, इस सब का मकसद क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्योंकि बच्चा जब कॉन्फिडेंस फील करता है तो वो खुद ब खुद सीखने लगता है। तो यहाँ पर अब इंटरव्यूअर के सामने जवाब कैसे देना है, अब इंटरव्यू में इस जवाब को एक बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक टोन में कैसे रखना है, चलिए देखते हैं। तो आपको जवाब क्या देना है कि सर मैम, हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। मैं वीक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी भाषा को सिंपल रखूंगा या रखूंगी, उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल और विजुअल ऐड के जरिए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा या समझाऊंगी। इसके अलावा मैं उन्हें क्लास में थोड़ा इंडिविजुअल अटेंशन दूंगा या दूंगी, छोटे छोटे सुधारों पर रेगुलर फीडबैक और इंकरेजमेंट दूंगी या दूंगा, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो पढ़ाई से जुड़ाव महसूस करें। फ्यूचर टीचर्स यहाँ आपका इम्पैक्ट और तगड़ा करने के लिए एक छोटा सा रियल लाइफ उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप पैनल से कह सकते हैं कि सर, उदाहरण के लिए अगर क्लास सेकंड का कोई बच्चा है, इंग्लिश में थोड़ा वीक है, तो मैं उसे सीधे ग्रामर रटाने के बजाय बेसिक कॉन्सेप्ट को फन एक्टिविटीज, जो पोएम्स हैं, मतलब पोएम्स या फ्लैश कार्ड के जरिए सिखाऊंगी या सिखाऊंगा, ताकि उसे सब्जेक्ट से डर ना लगे। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ऐसे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं तो पैनल को लगता है कि आप सच में जमीनी स्तर पर काम करना जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये तो हमने सीख लिया, ठीक है। लेकिन फ्यूचर टीचर्स, असली परीक्षा तो तब होती है जब क्लास में 40 बच्चे हों और वो सब के सब एक साथ शोर मचा रहे हों। ठीक है, यहीं पर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अपना अगला बाउंसर सवाल, ठीक है, नॉइजी क्लास को कैसे कंट्रोल करोगे। ध्यान रखिए, अगर आपने कह दिया मैं बच्चों को डांटूंगा या क्लास से बाहर निकाल दूंगा, तो समझ लीजिए इंटरव्यू वहीं खत्म। आपको एक स्मार्ट और पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है। दोस्तों, आपको रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी तो आप याद होगी, है ना, आप सभी ने देखी होगी। उसमें वो क्लास 9F के सबसे शैतान और शोर मचाने वाले बच्चे को छड़ी से नहीं बल्कि अपने इंटरेक्टिव टीचिंग से कंट्रोल करती है। हमें भी यही करना है। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिए गए आंसर के इस आंसर को देखिए, इसमें 3 जादुई स्टेप हैं। पहला जो है क्लियर रूल, ठीक है, यानी कि क्लास के शुरू में ही नियम तय कर देना। दूसरा जो बात की है इंटरेक्टिव टीचिंग की, पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार हो कि बच्चे बोर होकर शोर ही ना मचाएं। ठीक है, फिर चौथा जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, तीसरा जो है, सॉरी, तीसरा जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की है। जो बच्चा शांत बैठे उसकी तारीफ करना, ताकि बाकी बच्चे भी उसे देखकर शांत हो जाए। अब देखते हैं आपको इस इंटरव्यू पैनल के सामने पूरे कॉन्फिडेंस और एक शांत चेहरे के साथ कैसे बोलना है। तो यहाँ पर बोलना है कि मैम या सर, मेरा मानना है कि बच्चे अक्सर तब शोर मचाते हैं जब वो बोर हो रहे होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले क्लासरूम में या क्लास में कुछ क्लियर रूल्स एस्टैब्लिश करूंगा या करूंगी। इसके बाद मैं अपने इंटरेक्टिव टीचिंग पर फोकस करूंगी या करूंगा, ताकि बच्चे पढ़ाई में पूरी तरह इंगेज रहें। अगर फिर भी क्लास में शोर होता है तो मैं डांटने के बजाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स यूज करूंगा। ठीक है, जैसे अब स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स क्या है, जैसे कोई एक्टिविटी या ताली बजाने का पैटर्न का उपयोग करूंगा या करूंगी, जिससे क्लास का ध्यान वापस पढ़ाई पर आ जाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड प्रो टिप ले लीजिए। एक टीचर के तौर पर इंटरव्यू में एक लाइन जरूर बोलिएगा, सर, चिल्लाने वाली क्लास को शांत करने के लिए एक टीचर का चिल्लाना काम नहीं आता, बल्कि टीचर का अचानक शांत हो जाना ज्यादा काम आता है। ये बात पैनल को ये महसूस कराएगी कि आपके पास सच में क्लासरूम को हैंडल करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों,
अगर आप केबीएस में एक स्पेशल एजुकेटर के इंटरव्यू के लिए बैठे हैं और डिसेबिलिटी एक्ट से सवाल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पैनल का सबसे पसंदीदा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 क्या है। ठीक है, ये एक्ट हर स्पेशल एजुकेटर की गीता है। आपको इसका रटा रटाया ज्ञान नहीं, बल्कि इसकी आत्मा यानी कोर को समझना है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही क्रिस्प आंसर लिखा हुआ है। इसमें दो सबसे जरूरी बातें हैं। पहला, ये एक्ट दिव्यांग व्यक्तियों को मतलब समान अवसर देने की बात करता है। ठीक है, उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। पहला जो अधिकारों की सुरक्षा और दूसरा जो है समान अवसर की बात करता है। ठीक है, अ, दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट इसमें है, इस एक्ट की डिसेबिलिटी की संख्या जो है 1995 के पुराने एक्ट 7 से बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है, आरपीडब्ल्यूडी में 21 कर दी गई है। ठीक है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल टोन में आपको जवाब देना है कि सर मैम, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया एक ऐतिहासिक कानून है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें डिसेबिलिटी की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को समावेशी शिक्षा और सुविधाओं का लाभ मिल सके। ठीक है, मेरे फ्यूचर टीचर्स, एक मास्टर स्ट्रोक टिप सुन लीजिए। इंटरव्यू इस जवाब के बाद अगर आप अपनी तरफ एक दो नई चीजें जोड़कर, मतलब डिसेबिलिटी का नाम बता देते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या एसिड अटैक विक्टिम, तो उनको लगेगा कि आपने चीजें ध्यान से पढ़ी हैं। लेकिन ज्यादा चीजें मत ऐड करना, क्योंकि बहुत बार हम अपने पास से चीजें बोलते जाते हैं और ओवर स्मार्टनेस में हम कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिससे क्वेश्चन में वो इंटरव्यूअर क्या करता है कि हमें खुद फंसा देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, टू द पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ और बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आपको जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है ये आपके सामने है। इंटरव्यू के सवालों के बाद आता है सबसे डरावना हिस्सा। सबसे डरावना हिस्सा जो है वो डेमो टीचिंग कैसे शुरू करेंगे। ठीक है, पैनल आपसे कहता है कि जाइए बोर्ड पर कुछ पढ़ाकर दिखाइए। यहीं पर 90% कैंडिडेट्स गलती करते हैं, वो सीधे बोर्ड पर आते हैं और टॉपिक का नाम लिख देते हैं, बिग नो यहाँ पर। ठीक है, तो पैनल का सवाल होता है कि अब यहाँ पर जब यही सवाल यहाँ पर आएगा कि डेमो टीचिंग कैसे शुरू करेंगे। आपको जवाब देना है। स्क्रीन पर देखिए, इसके आंसर के रूल्स लिखे हुए हैं कुछ। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है इंट्रोड्यूस यानी इंट्रोडक्शन। सीधा टॉपिक नहीं बताना है, बच्चे से जुड़े हुए मतलब बच्चों से जुड़े हुए सवाल पूछने हैं। यानी क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस नॉलेज क्यों होता है, ताकि जो नया नॉलेज होता है उससे हम चीजों को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, फिर है एक्सप्लेनेशन, फिर सिंपल तरीके और रियल लाइफ उदाहरणों से समझाना। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग चेक यानी कि इवेल्युएशन बोल सकते हैं। आखिर में छोटे छोटे सवालों से चेक करना कि उन्हें समझ में आया या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको बोलना कैसे है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नाम, मैं कभी भी सीधे बोर्ड पर टॉपिक का नाम लिखकर शुरुआत नहीं करूंगा या करूंगी। सबसे पहले मैं बच्चों के प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान से जुड़े कुछ नए मजेदार सवाल पूछकर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा या करूंगी। उसके बाद सिंपल एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। और क्लास के अंत में 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछकर उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करूंगी या करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे सवाल की। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम। अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो आपकी पेडागोजी की नॉलेज को टेस्ट करता है। सवाल नंबर 11 है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन इसे इंटरव्यूअर को बहुत ही आसान भाषा में समझाना है। आंसर की तरफ देखिए, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी असल में एक सीढ़ी की तरह काम करता है। जब हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम सिर्फ बच्चे को रटाना चाहते हैं या उसे कुछ नया सिखाना चाहते हैं। यही ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। अब आपको एग्जामिनर को सवाल कैसे देना है,
मतलब सवाल का जवाब कैसे देना है। तो स्पष्टता और ठहराव के साथ बोलना है कि सर या मैम, आसान शब्दों में कहूँ तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमारे क्लासरूम में लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई करने का एक साइंटिफिक तरीका है। ठीक है, ये एक हायरार्किकल मॉडल है जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर थिंकिंग ऑर्डर तक या हायर ऑर्डर थिंकिंग तक जाता है। इसके 6 लेवल होते हैं। ठीक है, अब 6 लेवल कौन कौन से होते हैं? तो पहला रिमेम्बर होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है यानी याद रखना, दूसरा होता है अंडरस्टैंड यानी समझना, तीसरा जो होता है अप्लाई यानी लागू करना, चौथा जो होता है यानी एनालाइज यानी विश्लेषण करना, पांचवा जो होता है इवेलुएट यानी कि मूल्यांकन करना, और आखिरी में आता है क्रिएट यानी कि शामिल करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। एक और क्लासरूम सिचुएशन पैनल पूछेगा, आपकी क्लास में एक स्लो लर्नर बच्चा है, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? ध्यान रहे, वीक स्टूडेंट और स्लो लर्नर में फर्क होता है। स्लो लर्नर सीख सकता है, बस उसे थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। तो अब इससे सवाल बन सकता है कि स्लो लर्नर को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, यानी धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। ध्यान रखें, वीक स्टूडेंट और स्लो लर्नर जो होता है इसमें फर्क होता है। स्लो लर्नर जो है वो सीख सकता है, बस थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। ठीक है, इस आंसर के 3 सबसे पावरफुल शब्द हैं, नोट कर लीजिए। पहला तो है एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टाइम। दूसरा है रिपीटिशन, और तीसरा जो है, दूसरा रिपीटिशन और तीसरा जो है अप्रिसिएशन है। ठीक है, यानी कि तारीफ है। तो चलिए देख लेते हैं इंटरव्यू में इसको कैसे बोलेंगे। तो इंटरव्यू में आवाज में बहुत सारी इम्पैथी लानी है। ठीक है, और बोलना है कि मैम या सर, एक स्लो लर्नर के पास सीखने की पूरी क्षमता होती है, बस उसकी गति थोड़ी धीमी होती है, इसलिए मैं ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम और रिपीटेशन की तकनीक अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। मैं अपने टीचिंग मेथड का उपयोग करूंगा या करूंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैं टीचिंग मेथड को बहुत ही सिंपल रखूंगा। ठीक है, मेरा जो टीचिंग मेथड होगा उसे बहुत सिंपल रखूंगा। और सबसे जरूरी बात, मैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए छोटी छोटी अचीवमेंट पर भी, मतलब जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होगी उन पर भी पूरी क्लास को अप्रिशिएट करूंगा या करूंगी। ठीक है, ताकि वो निराश नहीं हो। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो है, यहाँ पर सवाल जो है आपका वो क्या कहता है, पेरेंट्स कंप्लेंट्स हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस चेक होता है। पीटीएम एक बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर कोई पेरेंट्स आकर गुस्से में आपसे शिकायत करे तो पेरेंट्स कंप्लेंट कैसे हैंडल करेंगे। टीचर होने का मतलब सिर्फ बच्चे संभालना नहीं है, पेरेंट्स को भी हैंडल करना एक बड़ी आर्ट है। आपको वहां पेरेंट्स से बहस नहीं करनी है, ना ही डिफेंसिव होना है। स्क्रीन पर देखिए, इसका मूल मंत्र लिखा है, यानी कि एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पर लिखा है कि ध्यान से सुनूंगा, यानी कि एक्टिव लिसनिंग की बात की गई। किसकी बात की गई है? एक्टिव लिसनिंग की। ठीक है, बहुत जरूरी है एक्टिव लिसनिंग करना। तो आपको जवाब कैसे देना है? बहुत ही शांत और मेच्योर्ड एटीट्यूड के साथ कि सर या मैम, मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चे को लेकर थोड़े चिंतित, मतलब यहाँ पर चिंतित होते हैं। अगर वो शिकायत लेकर आते हैं तो मैं सबसे पहले डिफेंसिव होने के बजाय उनकी बात को ध्यान से और पूरी सहानुभूति के साथ सुनूंगी या सुनूंगा। उसके बाद शांतिपूर्वक उनका समाधान दूंगा। ठीक है, जब वो शांत हो जाएंगे तब उन्हें शांतिपूर्वक एक सही सोल्यूशन दूंगी। मेरा मानना है कि एक बच्चे की सफलता टीचर और पेरेंट्स के बीच, मतलब एक बच्चे की जो सफलता है वो क्या है, एक टीचर और पेरेंट के बीच ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तभी एक टीचर, एक बच्चा जो है वो सक्सेस हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट, दोस्तों अब आते हैं उस टॉपिक पर जो आज के समय में हर टीचिंग एग्जाम और इंटरव्यू का हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक जो है वो क्या है? एनईपी 2020 क्या है? ठीक है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। अगर आप केबीएस में जा रहे हैं तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को समझना ही होगा। पैनल आपसे इसकी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं पूछेगा,
बल्कि वो इसके कोर को जानना चाहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखिए हमने इसके हमने इसको 3 वर्ड्स में समेट दिया। पहला जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, बल्कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की बात की है यहाँ पर। दूसरी जो है स्किल बेस्ड लर्निंग की बात की है, जो पढ़ा है उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल करने की स्किल्स। और तीसरा जो है स्ट्रक्चर जो है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, यानी 10+2 का जो स्ट्रक्चर था, 10+2 का स्ट्रक्चर था, उसके पुराने सिस्टम की जगह एक नया स्ट्रक्चर। अब आपको जवाब कैसे देना है, तो आपको जवाब देना है कि सर एनईपी 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है रोट लर्निंग को खत्म करके बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट और स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना है। इसके तहत शिक्षा प्रणाली को अधिक फ्लेक्सिबल और समावेशी बनाया गया है और पुराने 10+2 सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 का नया स्ट्रक्चर लागू किया गया है। ठीक है, मेरे स्पेशल एजुकेटर यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक जरूर खेलें, जवाब के आखिर में बस इतना जवाब दे दे कि सर एनईपी 2020 में CWSN बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन और असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया गया है। ये एक लाइन पैनल को बता देगी कि आपने पॉलिसी को अपने स्पेशल एजुकेशन के चश्मे से बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरव्यू में पैनल अक्सर ऐसा सवाल फेंकता है जो आपका सिलेक्शन मेक और ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो हम आप को ही क्यों चुने, वाई शुड वी सेलेक्ट यू। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाई शुड वी सेलेक्ट यू, यानी हम आपको ही क्यों चुने। यहाँ आपको ना तो घमंड दिखाना है, ना ही बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाना है। आपको अपना जवाब फैक्ट्स और कॉन्फिडेंस के साथ बैलेंस करना है। इस आंसर को ध्यान से देखिए, इसमें हमने अपनी तारीफ हवा में नहीं की, बल्कि 3 ठोस पिलर पर की है। पहला जो है सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का ज्ञान। दूसरा जो है टीचिंग स्किल्स। और तीसरा जो है यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक सोच की बात की है। अब आपको जवाब कैसे देना है तो वो देख लीजिए। चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट और आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ ये जवाब देना है। आपको बोलना है कि सर मेरा मानना है कि एक अच्छे रियल लाइफ मतलब एक अच्छे शिक्षक के लिए ज्ञान होना ही काफी नहीं है। मेरे पास सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ मतलब बेहतरीन टीचिंग स्किल्स और हर परिस्थिति में ढल जाने का पॉजिटिव एटीट्यूड है। और मैं बच्चों को के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करती हूँ या करता हूँ, और मेरी यही सोच जो है केवीएस की वैल्यू के साथ अलाइन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जवाब दोगे तो पक्का उनको आपका जवाब अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल आता है कि अब क्या करें। ठीक है, आपको करना क्या है, तो जितने भी आंसर बोले उनको रटना नहीं है, बल्कि समझकर बोलना है। ठीक है, रोजाना आपको 10 से 15 मिनट मिरर के सामने जाके जो भी सवाल हैं इनको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोलकर प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब अच्छे से दिखेगा। और वॉइस जो है अपनी क्लियर रखें और कॉन्फिडेंट रखें। ठीक है, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पोर्शन। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं बहुत ही आप स्क्रीन पर देखिए, प्योर पेडागोजी में। ठीक है, यानी शिक्षा शास्त्र के सेक्शन में यहाँ आपसे बहुत ही बेसिक लेकिन कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं, जैसे टीचिंग और लर्निंग में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूछ लेंगे टीचिंग और लर्निंग में अंतर क्या है। स्क्रीन पर देखिए, इसे बहुत ही सिंपल भाषा में समझना है। टीचिंग वो है जो टीचर करता है, यानी कि ज्ञान देना, और लर्निंग वो है जो बच्चा करता है, यानी ज्ञान को समझना और अपनाना। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, आप बोलना कैसे, हाथों के इशारों से समझाते हुए कि मैम या सर टीचिंग एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक ज्ञान देता है, जबकि लर्निंग वो प्रक्रिया है जिसमें छात्र उस ज्ञान को समझता और अपनाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, दोनों क्या है, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, एक मतलब दो पहलुओं की तरह एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पेडागोजी का सबसे अहम सवाल है कि लेसन प्लान क्या है, यानी कि पाठ योजना क्या है।
बिना लेसन प्लान के क्लासरूम में जाना बिना जीपीएस के किसी अनजान शहर में गाड़ी चलाने जैसा है। पैनल यहाँ पर जानना चाहता है कि क्या आप अपनी क्लास को पहले से प्लान करते हैं। आंसर की तरफ देखिए, लेसन को सिर्फ 3 सवालों का, लेसन में सिर्फ मतलब इस सवाल में क्या करना है, आपको सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या पढ़ाना है, यानी कि टॉपिक और ऑब्जेक्टिव आपके क्या होंगे। दूसरा जो है कैसे पढ़ाना है, यानी कि मेथड और टीएलएम और टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। और कैसे इवेलुएट करना है, यानी कि असेसमेंट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि जवाब कैसे देंगे। तो आपको जवाब कैसे देना है, सर लेसन प्लान क्लासरूम में ले जाने से पहले शिक्षक द्वारा बनाई गई एक व्यवस्थित योजना, यानी कि सिस्टमैटिक प्लान होती है, जिसमें हम पहले से ये तय करते हैं कि आज क्लास में क्या पढ़ाना है। ठीक है, यानी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैसे पढ़ाना है, यानी कौन सा टीचिंग मेथड, टीएलएम और टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है। और अंत में बच्चे को कैसे इवेलुएट करना है, यानी कि बच्चे की समझ को कैसे चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ आपको सिर्फ नाम गिनाने हैं, लेकिन नाम वो होने चाहिए जो आज के टाइम में सबसे रिलेवेंट है। तो स्क्रीन पर देखिए, मैंने सबसे जरूरी मेथड्स यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहला लेक्चर मेथड है। ठीक है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड है, यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और प्रमुख टीचिंग मेथड है। तो अब आपको बोलना कैसे है, सर या मैम, बच्चे की उम्र और विषय के अनुसार कई टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख है लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर बात टीचिंग लर्निंग की बात होगी। अब अगला सवाल आता है असेसमेंट का। किसका आता है, यहाँ पर असेसमेंट की बात होगी। ठीक है, असेसमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी मूल्यांकन से आना तय है सवाल। इंटरव्यू पैनल आपसे पूछेगा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या है, मतलब इसमें अंतर क्या है, ये पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जहां कैंडिडेट्स अक्सर शब्दों में उलझ जाते हैं, लेकिन हमें इसे एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाना है। तो स्क्रीन पर देखिए, मैंने इसे याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका लिखा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग यानी कि के दौरान होता है, जैसे क्लास टेस्ट। ठीक है, मतलब यानी पढ़ाई के दौरान होता है, जैसे आपके वीकली टेस्ट या क्लास टेस्ट। इसका मकसद होता है बच्चे की गलतियों को सुधारना। समेटिव असेसमेंट जो होता है अंत में होता है, जैसे फाइनल एग्जाम। ठीक है, यानी कि अंत में होता है जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स। इसका मकसद बच्चे को पास या फेल करना है या ग्रेड देना होता है। अब आपको जवाब कैसे देना है, तो हाथों के इशारों के साथ बहुत स्पष्ट टोन में देना है कि मैम या सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो मूल्यांकन है जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, जैसे कि क्लास टेस्ट या ओरल क्वेश्चन। मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चे की कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। जबकि समेटिव असेसमेंट जो है पढ़ाई के अंत में होता है, एट द एंड होता है, जैसे हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करना या ग्रेड देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, क्लास इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। ठीक है, पैनल आपको एक सिचुएशन दे देगा कि मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे। यहाँ आपको ये साबित करना है कि आप पुराने जमाने के सिर्फ लेक्चर देने वाले टीचर नहीं हैं, बल्कि आज के स्मार्ट और इनोवेटिव टीचर हैं। तो आंसर की तरफ देखिए, एक क्लास तभी इंटरेस्टिंग होती है जब बच्चे उसमें खुद शामिल हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास 3 ब्रह्मास्त्र हैं। पहला जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दूसरा जो है यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल, और तीसरा है टीचिंग एड्स। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्या करती हैं, मतलब क्लास को या लर्निंग को इंटरेक्टिव बना सकती हैं। अब आपको जवाब कैसे देना है, तो जवाब देना है चेहरे पर एक उत्साह और एनर्जेटिक स्माइल के साथ कि मैम या सर, किसी भी क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व करना।
जिसके लिए मैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उपयोग करूंगी या करूंगा। मैं किताबों के कॉन्सेप्ट को उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ूंगा, और समझाऊंगा, और साथ ही मजेदार टीचिंग ऐड का इस्तेमाल करूंगा ताकि पढ़ाई उनके लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार अनुभव बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पेशल एजुकेशन सेक्शन का है। दोस्तों अब एंट्री होती है सबसे मजबूत सेक्शन की, स्पेशल एजुकेशन। इंटरव्यू पैनल का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी सवाल ये होता है कि डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है। ये सवाल आसान लगता है लेकिन इसका जवाब बिल्कुल सटीक और कानूनी भाषा में होना चाहिए। तो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार डिसेबिलिटी 21 कैटेगरीज हैं, जैसे लोकोमोटर, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। अब आपको 3-4 डिसेबिलिटी के नाम भी गिनवा देने हैं। ठीक है, अब आपको बोलना कैसे है, एकदम प्रोफेशनल और अथॉरिटी वाली आवाज में। सर मैम, हमारे देश के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार वर्तमान में डिसेबिलिटी की 21 कैटेगरीज निर्धारित की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जैसी स्थितियां शामिल हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेशल एजुकेशन की बात हो और आईईपी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है ना। आईईपी हर स्पेशल एजुकेटर की गीता है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ है। पैनल पूछेगा आईईपी क्या है, तो चलिए इसका एक इम्पैक्टफुल जवाब देते हैं। आईईपी का मतलब क्या होता है, कि हर बच्चा अलग है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि ये प्रत्येक स्पेशल चाइल्ड के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान होता है। यानी आपको मतलब इसको पहले समझ लेते हैं कि इसमें हर बच्चा जो है वो उसकी पढ़ाई का प्लान भी अलग होना चाहिए, है ना। जब बच्चा अलग है तो पढ़ाई का प्लान भी अलग होना चाहिए। स्क्रीन पर लिखे आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान। ठीक है, सबसे बड़ा कीवर्ड है ये। तो आपको बोलना कैसे है, सर मैम, आईपी का फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम होता है जो कि हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN की जरूरत और सीखने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। इसलिए हम उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान बनाते हैं। इसमें बच्चे के करंट लेवल को देखकर उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है 23, स्पेशल एजुकेटर की भूमिका। ठीक है, अब पैनल सीधा आप पर निशाना साधेगा। जब स्कूल में पहले से जनरल टीचर हैं तो एक स्पेशल एजुकेटर की क्या भूमिका है, हम आपको क्यों रखें। यहाँ आपको अपनी अहमियत साबित करनी है, आप सिस्टम का कितना जरूरी हिस्सा है। तो स्क्रीन पर दिए गए इस आंसर को ध्यान से देखिए। एक स्पेशल एजुकेटर बच्चों की जरूरतों के अनुसार टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करता है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है, अब आपको क्या जवाब देना है। यानी कि एक स्पेशल एजुकेटर का काम सिर्फ बच्चे को अलग अलग पढ़ाना नहीं बल्कि सिस्टम में दो बड़े बदलाव करने हैं। पहला क्या करना है, टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करना है। ठीक है, और दूसरा स्कूल में इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपको जवाब कैसे देना है। तो आवाज में एक जिम्मेदारी का भाव लाते हुए आपको बोलना है कि सर मैम, एक स्पेशल एजुकेटर की मुख्य रूप से मतलब एक स्पेशल एजुकेटर जो है मुख्य रूप से एक ब्रिज का काम करता है। मेरी सबसे बड़ी भूमिका ये होगी कि मैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को समझकर उनके लिए रेगुलर टीचिंग मेथड और कैरिकुलम को मॉडिफाई करूं। उसके साथ ही मैं जनरल टीचर्स और बच्चों को जागरूक करके स्कूल में एक ऐसा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट माहौल बनाऊंगा या बनाऊंगी जहां हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के सीख सके। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़े और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। इंटरव्यू का एक बहुत ही शानदार सिचुएशन बेस्ड सवाल आपकी क्लास में पूछ सकते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे को कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आज के समय का में बहुत आम है और पैनल देखना चाहता है कि आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है। तो ऑटिज्म वाले बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, और उन्हें बदलाव पसंद नहीं होते। वो विजुअल चीजें देखकर स्क्रीन मतलब विजुअल चीजें देखकर
सीखते हैं ज्यादा। तो स्क्रीन पर देखिए हमने 3 मैजिक वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। पहला जो है स्ट्रक्चर्ड रूटीन, दूसरा विजुअल एड और तीसरा है सिंपल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आपको बोलना कैसे है, तो चेहरे पर बहुत सारी एम्पैथी और ठहराव के साथ कि मैम या सर, ऑटिज्म वाले बच्चे अक्सर अपने वातावरण में से परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले उनके लिए क्लासरूम में एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन यानी कि निश्चित दिनचर्या बनाऊंगा या बनाऊंगी। क्योंकि वे विजुअल लर्नर्स होते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाने के लिए विजुअल एड्स जैसे फ्लैश कार्ड या टाइम टेबल चार्ट्स या विजुअल एड्स जो होते हैं उसका उपयोग करूंगा या करूंगी। इसके अलावा मैं अपने इंस्ट्रक्शन को बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट रखूंगी, ताकि बच्चा बिना किसी कंफ्यूजन के आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन का एक ऐसा सवाल जिसमें 99% कैंडिडेट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप में अंतर क्या है? ठीक है, सुनने में ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इंटरव्यू पैनल के सामने आपको इन्हें बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से समझाना है। तो स्क्रीन पर देखिए, मैंने इसे एक लाइन में पिरो दिया है। ठीक है, इम्पेयरमेंट जो है शरीर की कमी, डिसेबिलिटी उस कमी के कारण कार्य में बाधा है, और हैंडीकैप सामाजिक लिमिटेशन को दर्शाता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या है, ये शरीर की के स्तर पर होता है, जैसे किसी की आंख या नस में चोट लग जाना। ठीक है, डिसेबिलिटी जो है उस चोट के कारण काम करने में दिक्कत आती है, जैसे देख ना पाना। हैंडीकेप क्या है, उसे ना देख कर मतलब उस ना देख पाने के कारण जब बच्चा समाज में पिछड़ जाता है, जैसे रेगुलर स्कूल में ना पढ़ पाना, तो उसे हैंडीकैप कहते हैं। अब आपको जवाब कैसे देना, तो बहुत ही स्पष्टता और कॉन्फिडेंस के साथ कि सर, इम्पेयरमेंट का अर्थ है शरीर की किसी अंग या संरचना में कोई कमी या नुकसान होना। डिसेबिलिटी उस इम्पेयरमेंट के कारण किसी सामान्य कार्य को करने में आने वाली बाधा है, और हैंडीकैप वो स्थिति है उस डिसेबिलिटी के कारण व्यक्ति को समाज में किसी भूमिका को निभाने में सोशल लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है, यहाँ पर क्वेश्चन है क्लास यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट का एक क्लासिक सवाल, आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे? ठीक है, यहाँ इंटरव्यूअर चेक कर रहा है कि क्या आप एक तानाशाह टीचर हैं या एक फैसिलिटेटर हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चेहरे पर एक पॉजिटिव स्माइल के साथ बोलना है कि सर या मैम, मैं डंडे या डर के अनुशासन में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए मैं शुरुआत में ही बच्चों के साथ मिलकर कुछ क्लियर रूल्स बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उपयोग करूंगा। मेरा मानना है अगर बच्चे पढ़ाई में पूरी तरीके से इंगेज रहेंगे तो अनुशासनहीनता अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। अब पैनल आप पर एक बाउंसर डालेगा। मान लीजिए आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं उन्हें डांटूंगा या कंप्लेन करूंगा। गलती हमेशा तरीके में होती है, बच्चे में नहीं। तो एक फ्लेक्सिबल और स्मार्ट टीचर की तरह आपको जवाब देना है कि सर मैम, मैं अपनी टीचिंग स्टाइल बदलूंगा या बदलूंगी, एक्टिविटीज और एग्जाम्पल जोड़कर उनकी रुचि बढ़ाऊंगी। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर मैम, अगर मुझे लगता है कि बच्चे मेरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं तुरंत अपनी टीचिंग स्टाइल या पढ़ाने का तरीका जो है वो बदल दूंगी या बदल दूंगा। मैं एक तरफा लेक्चर देने के बजाय क्लास में कोई एक्टिविटी करवाऊंगी या करवाऊंगा, या उस टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ दूंगा, जिससे उसकी रुचि मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वापस पढ़ाई में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। केबीएस पूरे भारत का स्कूल है, इसलिए यहाँ हर क्लास में बहुत डाइवर्सिटी होती है। अलग अलग भाषा, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग क्षमता वाले बच्चे का पैनल का सवाल होगा। अब यहाँ पर सवाल बन सकता है, डाइवर्सिटी कैसे मैनेज करेंगे आप? ठीक है, एक बहुत ही पावरफुल और कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपनाऊंगा। ठीक है, ये देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है कि बहुत ही पावरफुल
वर्ड के साथ जवाब देना है। ठीक है कि मैम या सर, एक विविध क्लासरूम को मैनेज करने के लिए मैं डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन यानी विभेदित निर्देश की रणनीति अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। इसका मतलब है कि मैं एक ही टॉपिक को समझाने के लिए अलग अलग तरीके, विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, जो आपने VAKT मेथड पढ़ा है ना, यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, ताकि हर बच्चे की सीखने की जरूरत पूरी हो सके, कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी सवाल है। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा बुलिंग यानी बदमाशी, धौंस जमाने का शिकार हो रहा है, तो आप उस केस को कैसे हैंडल करेंगे, मतलब बुलिंग केस हैंडल कैसे करेंगे। एक टीचर के रूप में आपकी असली जिम्मेदारी पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है। ठीक है, तो आपको जवाब कैसे देना है कि सर मैम, यहाँ पर आवाज में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव लाते हुए आपको जवाब देना है कि मैम, बुलिंग के मामले में मेरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। क्या होगी? आप सभी ने पढ़ा ना इंक्लूसिव एजुकेशन में, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस क्या होता है, बताएगा कोई? चलो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक मैं ये चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जीरो, आप ऐसे जवाब देंगे, फिर से मैं बता देती हूँ। आवाज में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव लाते हुए आप जवाब देंगे कि मैम या सर, बुलिंग के मामले में मेरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मैं तुरंत इंटरवेंशन करूंगी ताकि वो मतलब तुरंत रुके। मैं दोनों पक्षों से अलग अलग बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। मेरी प्राथमिकता वाले बच्चे के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट सुनिश्चित करना, और जरूरत पड़ने पर स्कूल काउंसलर या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप उनको बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। स्कूल में एक टीचर के पास 40 मिनट की क्लास होती है। पैनल पूछेगा आप क्लास में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको 40 मिनट मिलते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज टीचर की तरह जवाब देना है कि सर मैम, यहाँ पर बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं पूरी तरीके से लेसन प्लान पर निर्भर रहूंगी। किस पर? लेसन प्लान पर निर्भर रहूंगी। मैं क्लास में 40 मिनट की स्पष्ट मतलब जो क्लास है उसको 40 मिनट को स्पष्ट रूप से विभाजित करूंगी या करूंगा। आप 5 मिनट किसको देंगे? इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 मिनट इंट्रोडक्शन के लिए, बीच के 25 मिनट जो होंगे वो यहाँ पर आप 25 मिनट कर लीजिए। 25 मिनट किसके लिए होंगे? एक्सप्लेनेशन के लिए होंगे। पहले मैं बता देती हूँ, फिर बताती हूँ जवाब कैसे देना है। 10 मिनट जो होंगे वो आपके इवेल्युएशन के लिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो आपको जवाब कैसे देना है कि सर या मैम, मैं बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं पूरी तरीके से लेसन प्लान पर निर्भर रहूंगी। मैं क्लास के 40 मिनट को स्पष्ट रूप से विभाजित करूंगी या करूंगा। शुरुआत में 5 मिनट जो होंगे इंट्रोडक्शन के लिए होंगे, बीच में 25 मिनट एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटी के लिए, और आखिरी 10 मिनट इवेल्यूशन के लिए। मैं प्रायोरिटी के अनुसार टॉपिक कवर करूंगा या करूंगी, ताकि सिलेबस समय पर पूरा हो सके। वैसे ये जो लेसन प्लान का 45 या 40 मिनट है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं मैं इसके लिए एक वीडियो डाल दूंगी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो इस तरीके से आपको जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरव्यू के में पैनल में अक्सर कुछ मतलब कुछ बहुत ही बेसिक रैपिड फायर सवाल पूछा जाता है, जहां वो बस आपका अवेयरनेस चेक कर रहे होते हैं। आइए इन आखिरी मतलब आखिरी नहीं, अभी 31 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 31 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, KBS क्या है। तो सिंपल सा जवाब आपको देना है कि सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक केंद्रीय विद्यालयों का संगठन है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि KVS का उद्देश्य क्या है, KVS क्यों बनाया गया। तो आपको जवाब देना है सर, इसका मुख्य उद्देश्य
उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराना और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, सीबीएसई और केबीएस में अंतर क्या है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जवाब देना है सर सीबीएसई एक बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है और सिलेबस बनाता है, जबकि केबीएस एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपको क्या जवाब देना है कि सीबीएसई जो है एक बोर्ड है, जबकि केबीएस एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है जो सीबीएसई कैरिकुलम फॉलो करता है। ठीक है, सीबीएसई क्या करता है, जो कैरिकुलम बनाता है वो केबीएस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34, एनईपी 2020 की विशेषताएं बताइए। एक सांस में 4 कीवर्ड्स बोलने हैं आपको, 5+3+3+4। ठीक है, नया स्ट्रक्चर, स्किल बेस्ड लर्निंग, मदर टंग्स और होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये चीजें आपको बोलनी है। अब बोलना कैसे वो देख लीजिए, एक सांस में 4 कीवर्ड्स बोलिए। सर 5+3+3+4 का नया स्ट्रक्चर, स्किल बेस्ड पर फोकस, प्राइमरी लेवल तक मदर टंग का प्रयोग और बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट सवाल जो है वो देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है 35, इसमें पूछेंगे डिजिटल एजुकेशन क्या है। आजकल स्मार्ट क्लास का जमाना है। सर तो आपको जवाब क्या देना है कि सर आजकल स्मार्ट क्लास का जमाना है। सर डिजिटल टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग को आसान और इंटरेक्टिव बनाना डिजिटल एजुकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टॉपिक इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको जवाब कैसे देना है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर मैं सीधे टॉपिक का नाम बताने के बजाय बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल पूछकर या छोटी सी एक्टिविटी कराकर, ठीक है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर क्यूरियोसिटी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पैनल का अगला सवाल। आपके टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप पढ़ाते समय कौन सी टीचिंग एड्स का उपयोग करेंगे। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आपके लिए टीएलएम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस आंसर में हमने सभी जरूरी टूल्स कवर किए हैं जो एक मॉडर्न केबीएस क्लासरूम में होते हैं। तो इसमें चार्ट्स, मॉडल, वीडियो और स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो चलिए देखते हैं आप जवाब कैसे देंगे। सर या मैम, हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करने के लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच अपनाऊंगी और मैं विषय के अनुसार विजुअल एड्स, चार्ट, 3D मॉडल, एजुकेशनल वीडियो और स्मार्ट बोर्ड का प्रभावी उपयोग करूंगा या करूंगी, ताकि पढ़ाई सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहे, बल्कि बच्चे देखकर और महसूस करके सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। 38 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं है, सही तरीके से सवाल पूछना भी एक कला है। इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। ठीक है, यहाँ आपको अपनी पेडागोजी की नॉलेज को शोकेस करना है। दो जादुई शब्द याद रखिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जवाब कैसे देना है, हाथों के इशारे से समझाते हुए। सर मैम, क्लास में प्रश्न पूछते समय मैं हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की अप्रोच फॉलो करूंगा या करूंगी, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इसके अलावा उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो, बल्कि बच्चे को हाँ या ना हो, बल्कि बच्चे को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके जवाब देने का मौका मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, अंडरस्टैंडिंग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा लिया, अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे को समझ में आया ये या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। यहीं से आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसे चेक करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आपने पढ़ा हो, इससे पहले हमने डिस्कस किया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये कब किया जाता है, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस होता है, ये चीज क्लियर रखना है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, क्लास में
मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्लास में लागू करेंगे। ठीक है, सिर्फ टेस्ट लेना ही असेसमेंट नहीं होता है। तो आपको जवाब कैसे देना है कि सर या मैम, क्लास के दौरान बच्चों की समझ का आकलन करने के लिए मैं सिर्फ अंत में टेस्ट लेने का इंतजार नहीं करूंगी या करूंगा, बल्कि मैं बीच बीच में शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्टिव मतलब पूछूंगी, छोटी छोटी एक्टिविटी करवाऊंगी या करवाऊंगा। ठीक है, और बच्चों के चेहरे के नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो हैं और उनके फीडबैक के माध्यम से लगातार ये चेक करूंगी कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, केवीएस डेमो टीचिंग में सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल्स के सीधे सीधे मार्क्स जुड़ते हैं। तो अगर पैनल पूछे कि आप ब्लैक बोर्ड का प्रभावी उपयोग कैसे करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड यूज कैसे करेंगे पैनल आपसे पूछेगा। अब आपको मतलब एक चीज देख लेते हैं। देखिए, ब्लैक बोर्ड जो होता है एक टीचर का आईना होता है, मिरर होता है। आपका बोर्ड वर्क जितना साफ होगा, बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। इसमें तीन चीजें जरूरी हैं, क्लियर राइटिंग, हेडिंग और डायग्राम के साथ। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आपको जवाब कैसे देना है, चेहरे पर स्माइल करते हुए प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ कि सर मैम, ब्लैक बोर्ड एक शिक्षक का सबसे अच्छा दोस्त होता है। मैं इसका उपयोग बहुत ही स्ट्रक्चर यानी व्यवस्थित तरीके से करूंगा या करूंगी। मेरी राइटिंग क्लियर और पढ़ने योग्य होगी। मैं मुख्य बिंदुओं को हेडलाइन मतलब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स और डायग्राम या फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाऊंगा या दर्शाऊंगी, ताकि बच्चे को समझने में और अपने नोट्स बनाने में आसानी हो। और हाँ, एक चीज याद रखनी, 40 डिग्री का एंगल, जब आप खड़े होंगे तो 40 डिग्री का एंगल यूज करेंगे, ताकि आप बच्चे पर भी ध्यान दे सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। और अब आता है क्लासरूम का बहुत ही रियल और ट्रिकी सवाल। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट आपकी बात नहीं सुन रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछे पैनल पूछ सकता है स्टूडेंट सुन नहीं रहा है तो क्या करेंगे आप। ठीक है, यहाँ आपको अपना आपा नहीं खोना है, बल्कि साइकोलॉजिस्ट की तरह सोचना है। स्क्रीन पर लिखे इस आंसर को अपना गोल्डन रूल मान लीजिए। चिल्लाने या चिल्लाने या बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको कारण जानना होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले कारण को समझेंगे। ठीक है, कामली उसे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपको जवाब कैसे देना, आवाज में बहुत ही ठहराव और इम्पैथी लाते हुए आपको जवाब देना है कि सर या मैम, अगर कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं उसे तुरंत डांटने या सजा देने के बजाय सबसे पहले उसका कारण यानी रूट केस समझने की कोशिश करूंगी। हो सकता है उसके पीछे से बोर्ड ना दिख रहा हो, या हो सकता है उसे कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, या शायद उसे किसी मतलब उसे कोई निजी परेशानी हो सकती है। कारण जानने के बाद मैं बहुत ही कामली, शांति से उसे कोई आसान सा सवाल पूछकर या उसे किसी एक्टिविटी में शामिल करके वापस क्लासरूम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने है। दोस्तों, स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि कोई पेरेंट्स किसी बात से नाराज होकर सीधे आपकी क्लास या स्टाफ रूम में आ जाते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, अगर कोई पेरेंट बहुत एंग्री है, मतलब अगर कोई पेरेंट बहुत एंग्री है तो आप क्या करेंगे। तो आप उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे। यहाँ आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का सबूत देना है। गुस्से का जवाब कभी गुस्से से नहीं दिया जाता। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहला नियम जो है वो क्या है, शांत रहना। ठीक है, जब आप शांत रह के कामली किसी चीज का जवाब देते हैं तो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। ठीक है, तो और उससे क्या होता है, आधा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। तो आपको बहुत ही सौम्य और मैच्योर आवाज में बोलना है कि मैम, अगर कोई पेरेंट्स गुस्से में है तो मैं कभी भी डिफेंसिव नहीं होऊंगा या होंगी। मैं सबसे पहले बिल्कुल शांत रहकर उनकी बातें सुनूंगा। जब वे अपनी भड़ास निकाल लेंगे, थोड़े शांत हो जाएंगे, तब मैं उन्हें अश्योर करूंगा या करूंगी कि समस्या एक सही और प्रैक्टिकल, फिर उस समस्या का एक सही और प्रैक्टिकल समाधान दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासरूम का एक बहुत ही मजेदार लेकिन ट्रिकी सिनेरियो है। आप मैथ पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने अचानक साइंस या स्पेस का कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर
एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे डांट कर चुप करा देंगे? बिल्कुल नहीं। एक अच्छे टीचर की पहचान है बच्चे की जिज्ञासा का सम्मान करना। आंसर में हमने यही बताया कि उसे इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देख लीजिए कैसे इसको इसका जवाब देना है। तो आपको जवाब देना है चेहरे पर एक स्माइल के साथ कि सर मैम, बच्चों के मन में सवाल आना बहुत अच्छी बात है। अगर सवाल आउट ऑफ सिलेबस है तो मैं बच्चे की जिज्ञासा की तारीफ करूंगा। ठीक है, अगर मुझे जवाब पता है तो मैं छोटा सा उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा या करूंगी, और बाद में डिटेल बताने की कोशिश करने मतलब बताने का आश्वासन दूंगी। ठीक है, कि हम क्लास के बाद में या फ्री पीरियड में इस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी, एक बार फिर पैनल आपका टेस्ट लेगा। क्लास में कोई स्टूडेंट बहुत वीक है, उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे? अगर स्टूडेंट कोई वीक है, पढ़ने में वीक है, तो उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो हमने पहले भी बात की कि बच्चा वीक नहीं होता, बस उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ सहानुभूति और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना है कि मैं सबसे पहले ये पता लगाऊंगी या लगाऊंगा कि बच्चे को कौन से स्पेसिफिक एरिया में दिक्कत आ रही है। उसके बाद मैं उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट और प्रैक्टिस देकर उसको इम्प्रूव करूंगी। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। अब पैनल आपको डराने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आपने सब ट्राई कर लिया, फिर भी क्लास कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत शोर हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्लास कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आपको हार नहीं माननी है दोस्तों, बल्कि अपना हथियार बदलना है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आपको जवाब देना है कि सर या मैम, अगर क्लास कंट्रोल नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि मेरा वर्तमान तरीका काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करूंगा, अपना जो मेथड है पढ़ाने का उसको बदलूंगी या बदलूंगा। ठीक है, इंटरेक्टिव मेथड और रूल्स का उपयोग करूंगा या करूंगी। ठीक है, साथ ही मैं क्लास के रूल्स को एक बार फिर से मजबूती से लागू करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आजकल केबीएस पूरी तरीके से हाईटेक हो चुका है। पैनल जानना चाहता है कि आप 21वीं सदी के स्मार्ट टीचर हैं या नहीं। सवाल क्या होगा यहाँ पर? सवाल होगा आप क्लास में टेक्नोलॉजी यूज कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा एक्साइटेड और अपडेटेड टीचर की टोन में आपको जवाब देना है कि सर मैम, मैं टेक्नोलॉजी को एक लर्निंग टूल्स की तरह इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। ठीक है, स्मार्ट क्लास, वीडियो और डिजिटल टूल्स को से लर्निंग को इफेक्टिव बनाऊंगा या बनाऊंगी, ताकि बच्चे विजुअली देखकर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 47 नंबर का है, देख लेते हैं। देखिए, एनईपी 2020 और स्पेशल एजुकेशन दोनों ही पीयर लर्निंग पर बहुत जोर देते हैं। पैनल पूछेगा आप क्लासरूम में ग्रुप वर्क कैसे कराओगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाथों से ग्रुप बनाने का इशारा करते हुए, सर मैम, मैं आपकी क्लास को 4-5 बच्चों के छोटे छोटे मिक्स्ड ग्रुप में क्या करेंगे, आप ग्रुप बनाकर टास्क असाइन करेंगे और कोलाब्रेशन को बढ़ाएंगे। अब आपको जवाब कैसे देना है, तो ये देख लीजिए कि सर मैम, मैं पूरी क्लास को 4-5 बच्चों के छोटे छोटे मिक्स्ड ग्रुप में बांट दूंगी, जिससे हर तरह के होनहार और कमजोर, मतलब कमजोर बच्चे हों, मैं उन्हें टास्क असाइन करूंगी और बच्चे को एक रोल दूंगा या दूंगी। इससे बच्चे के बीच कोलाब्रेशन, लीडरशिप और टीम वर्क के बीच की भावना बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 48 नंबर का। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा टीचर भी उसे नहीं पढ़ा सकता। तो आप स्टूडेंट को मोटिवेशन कैसे बढ़ाओगे या आप मोटिवेशन कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, तो आपको एक एनकरेजिंग टोन में जवाब देना है कि सर मैम, मैं बच्चे को छोटी छोटी सफलताओं पर उन्हें पॉजिटिव फीडबैक और रिवॉर्ड देकर स्टूडेंट को मोटिवेट करूंगा या करूंगी। ठीक है, तालियां बजवाना, उनकी कॉपी में स्टार या गुड देना या छोटे छोटे रिवॉर्ड देना, ये सब बच्चे को इंटरेस्ट मतलब आंतरिक और बाहरी मोटिवेट करने में बहुत मदद करता है।
मेरे फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर्स, ये सवाल आपकी पूरी नौकरी का निचोड़ है। आप अपनी क्लास में सच में इंक्लूसिव कैसे बनाएं, मतलब आप अपनी क्लास को सच में इंक्लूसिव कैसे बनाओगे। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इंक्लूसिव क्लास कैसे बनाओगे। ठीक है, आपको अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस और मास्टर स्ट्रोक के साथ आपको जवाब देना है कि सर मैम, एक क्लास सही मायनों में इंक्लूसिव तब बनती है जब हर बच्चे की ज़रूरत पूरी हो। ठीक है, मैं अपने टीचिंग मेथड्स को और कैरिकुलम को इस तरीके से अडॉप्ट करके मतलब अडॉप्ट करूंगा ताकि या करूंगी ताकि एक सामान्य बच्चे से लेकर CWSN बच्चे तक हर कोई क्लास की एक्टिविटी में बिना किसी बाधा के शामिल हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देख लें। और दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे 50वें और आखिरी सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो डिफाइन करता है आप किस सोच के साथ KBS में जा रहे हैं। आज के समय में मतलब एक टीचर का रोल क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या टीचर सिर्फ ज्ञान देने वाली मशीन है? नहीं। स्क्रीन पर लिखे दो शब्द को अपने दिमाग में छाप लीजिए। पहला है टीचर फैसिलिटेटर और दूसरा है गाइड। NEP 2020 भी यही कहता है। तो आपको क्या करना है, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और गर्व के साथ जवाब देना है कि सर या मैम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक टीचर सिर्फ ज्ञान देने वाला यानी डायरेक्टर नहीं होता है, बल्कि एक फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता और गाइड यानी कि मार्गदर्शक होता है। मेरा मुख्य रोल है बच्चों को सीखने के लिए सही माहौल और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि मैं ओवरऑल डेवलपमेंट में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकूं। वाओ, तो फ्यूचर KBS टीचर, हमने पूरे 50 सबसे महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड इंटरव्यू सवालों तक का सफर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन 50 सवालों के आंसर के साथ शीशे के सामने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो दुनिया की कोई भी पैनल आपको सेलेक्ट करने से नहीं रोक सकती। मुझे उम्मीद है कि ये महा सीरीज आपकी तैयारी में एक माइलस्टोन साबित होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये 50 सवालों का कलेक्शन कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी स्पेशल एजुकेटर दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अपना पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर KBS इंटरव्यू। वी विल रॉक इट। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लगे रहिए